कहानी शुरू होती है वाराणसी घाट से। एक पंडित जी अपने यजमान को पूजा करा रहे होते हैं। साथ में उनका एक बेटा होता है जो किशोर अवस्था में होता है। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हैं और साथ में अपने बेटे से पानी भी मांगते रहते हैं। बेटा उनको बीच बीच में पानी देता है और यह क्रम 2 से 3 बार चलता है। और पंडित जी बीच बीच में पानी मांगते हैं। बेटा उन्हें बार बार पीने के लिए पानी देता है, लेकिन बेटा अपनी अचरज भरी निगाह से पंडित जी को देखता है। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि क्या देख रहे हो? तो ये देखकर लड़का झेंप जाता है और चुपचाप लोटा अपने पास रख लेता है। उसके बाद पंडित जी यजमान से कहते हैं कि यहाँ का कार्य संपन्न हुआ है, अब हमें गंगा पार जाके नाव से पूजा करानी होगी। इसके बाद पंडित जी नाव में बैठते हैं, बेटे से पीने के लिए पानी मांगते हैं, लेकिन बेटा पीने के लिए पानी देता है और पंडित जी पीछे की तरफ लुढ़क कर पानी में गिर जाते हैं। और पंडित जी के गिरने के बाद बेटा उस लोटे को पानी में डाल देता है। उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है अपने दादा के साथ, क्योंकि उसके परिवार में उसके दादा के और उसके पिता के अलावा उसका कोई नहीं होता। उसके बाद वह अघोरियों के पास जाता है। अघोरी उनसे मिलते हैं और उसे भस्म लगाते हैं और अपनी शिक्षा दीक्षा देते हैं। और शिक्षा दीक्षा देने के बाद में जैसे ही लड़का अपनी मुट्ठी खोलता है तो उसकी मुट्ठी में एक उंगली मिलती है कटी हुई। इसके साथ ही कहानी यहाँ से घूमती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर निखिल जो यूएसए में है और एफबीआई ट्रेनिंग सेंटर में एक ट्रेनर का काम करता है। और यहाँ पर वह फॉरेंसिक साइंस में बच्चों को फॉरेंसिक साइंस के लेक्चर देता है और उनको फॉरेंसिक साइंस की जानकारी उपलब्ध कराता है कि किस तरह से कातिल को ढूंढा जाता है। जब निखिल अपने रूम में जाता है तो देखता है कि डेस्कटॉप पे उसको एक मेल आया होता है शशांक अवस्थी के नाम से। यह मेल शशांक अवस्थी सीबीआई के नाम से क्यों आया है, यह कहानी के बाद में पता चलेगा। अब कहानी घूमती है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एक किचन जैसे जगह पर एक लड़की काम कर रही होती है। उस लड़की को एक नकाबपोश आता है और मारता है, और मारने के बाद उसको ओवन में उसका चेहरा डालकर पूरी तरह से जला देता है। और जलाने के बाद में उसे लेकर गाड़ी से जाता है और गाड़ी से जाने के बाद एक जगह डालता है और वहाँ पर उसके ऊपर कुछ मांस के टुकड़े डालकर कुत्तों को खिला देता है। जंगली कुत्ते सारे मांस को खाते हैं, बॉडी को भी नोच लेते हैं। उसके बाद वह उस लाश को लकड़ियों पर टांगकर और उसके ऊपर एक मुखौटा लगाकर छोड़ देता है और कंप्यूटर से नोट्स निखिल के पास भेज देता है। निखिल अपने घर में आता है। घर में आके अपनी पत्नी से बात करता है, साथ में उसकी बेटी भी रहती है जो अभी छोटी है। निखिल थोड़ा परेशान सा है आजकल, क्योंकि उसके मोबाइल पर लोकेशंस के मैसेज आ रहे हैं इंडिया से, जगह जगह से 3 बार आ चुके हैं, जिन्हें वो सीबीआई के पास भेज देता है। यहाँ पर वो अपनी पत्नी से बात करता है और कुछ देर में बातें करते करते उनकी बेटी भी उठ जाती है और बेटी बाहर आती है। उसके बाद निखिल बेटी को लेकर उसकी पत्नी को अंदर भेज देता है, लेकिन जैसे ही वो मोबाइल को देखता है उसके मोबाइल पर एक लोकेशन का मैसेज आता है। निखिल यह देखकर चौंक जाता है और वह उस लोकेशन के मैसेज को भेज देता है इंडिया में सीबीआई दफ्तर में इंस्पेक्टर लोलाक के पास। अब उस लोकेशन पे सीबीआई की टीम पहुंचती है, जहां पर चारों तरफ खेत खलिहान हैं और यहां पर सीबीआई पुलिस के साथ अपनी जीपों में आ जाती है और यहाँ पर उस क्षेत्र को आसपास से खंगालती है। लेकिन सीबीआई यह देखकर चौंक जाती है कि एक जगह पर एक मुखौटा पहने लाश उन्हें नज़र आती है, जिसके ऊपर तो त्वचा है ही नहीं, खाल है ही नहीं। अब ये सब अपना तफ्तीश शुरू करते हैं। सारे अधिकारी लग जाते हैं काम पर और लोलाक फ़ोटो खींचकर उसकी निखिल के पास भेज देता है, क्योंकि निखिल से ही ये लोकेशंस उनको मिली थी। अब जैसे ही वो फ़ोटो खींचकर निखिल के पास भेजता है तो निखिल का मोबाइल उसकी बेटी के हाथ में होता है और वो उस व्हाट्सएप मैसेज को खोल देती है। जैसे ही उसकी बेटी व्हाट्सएप मैसेज को खोल देती है तो वो डरावना चेहरा मुखौटा पहने उसके सामने आ जाता है और वो चिल्ला उठती है, जिससे निखिल और उसकी पत्नी उठ जाते हैं। यहाँ पर सीबीआई अपना काम कर रही होती है। फॉरेंसिक साइंस की पूरी टीम यहाँ लगी रहती है, इस क्षेत्र का बारीकी से मुआयना करती है और यहाँ से कुछ सैंपल भी इकट्ठे किए जाते हैं, जिसमें एक मुख्य सैंपल मिलता है गाड़ी का लाइट का शीशा, और लाश को उतारा जाता है
और उसका मुखौटा हटाया जाता है। मुखौटा हटाने के बाद में उसके चेहरा देखा जाता है, लेकिन चेहरे से कुछ भी पहचान नहीं होती कि यह किसका चेहरा हो सकता है। यहाँ तक कि आदमी का चेहरा है या औरत का, उन्हें उस लाश से मालूम नहीं पड़ता है और बहुत ज़्यादा बदबू उठी रहती है। अब यहाँ पर लोलाक के पास में एक इंस्पेक्टर आता है। वो कहता है ये क्षेत्र हमारा है। तो लोलाक कहते हैं आप एक काम कीजिएगा, वहाँ पर हमारे बॉस हैं जो सूट में हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपको बताएंगे बेहतर जानकारी। और लोलाक उस इंस्पेक्टर को सीबीआई चीफ शशांक अवस्थी जी के पास भेज देता है। शशांक अवस्थी जी उससे बात करते हैं और कहते हैं कि सीबीआई स्वतंत्र है कहीं पर भी छानबीन करने के लिए, और आप एक काम कीजिएगा, सुबह से हमारी टीम ने कुछ भी नहीं खाया है तो आप चाय समोसे का इंतज़ाम कर दीजिए। उसके बाद सीबीआई के एक असिस्टेंट को एक गाड़ी की लाइट का शीशा मिलता है और वह उसे ध्यान से देखता है कि ये किसी गाड़ी की लाइट है जिससे ये शीशा गिरा है। और वहाँ पास में ही दीवार पर भी कुछ स्क्रैचेस मिलते हैं और उस लाश का बहुत बारीकी से मुआयना करके सारे सैंपल उठाकर वो लोग लैब के लिए चल देते हैं। ये हैं डॉक्टर धनंजय राजपूत जो सीबीआई में हैं और केसेस में लाश की ऑटोप्सी रिपोर्ट फाइल करते हैं और बहुत बड़े अधिकारी हैं। ये अभी एक केस पर काम कर रहे हैं जिस पर कातिल ज़्यादातर कटी हुई उंगलियां छोड़ देता है। और अब ये पहुंचते हैं अपने सीबीआई हेडक्वार्टर में, जहां पर इनको असिस्ट करने वाली पूरी टीम मौजूद है। ये हैं नुसरत सईद, ये डॉक्टर धनंजय राजपूत जी को असिस्ट करती हैं जब वो ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाते हैं। डॉक्टर धनंजय अपनी पत्नी को मैसेज करते हैं कि जब आपकी फ़्लाइट लैंड कर जाए आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर डॉक्टर धनंजय अपनी पत्नी को मैसेज करते हैं और उन्हें मैसेज के रूप में ही वहाँ से जवाब मिलता है और फ़्लाइट के बारे में पूछते हैं तो उनकी पत्नी बताती है मेरी फ़्लाइट परसों ही लैंड हो गई थी। उसके बाद कहानी आती है दोबारा से अमेरिका में। निखिल की पत्नी नाराज़ होती है कि तुम्हारे मोबाइल से हमारी बेटी डर गई है। निखिल कहता है कि मुझे आजकल नींद नहीं आती है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बार बार लोकेशंस मिलते हैं और इंडिया में उन लोकेशंस पर बहुत बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंडिया में सीबीआई जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर डॉक्टर धनंजय ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाना शुरू करते हैं। नुसरत सईद उन्हें असिस्ट करती है। अब यहाँ पर जब वो देखते हैं पूरी लाश का मुआयना करने के बाद तो उन्हें लगता है कि हाथ की एक उंगली गायब है। कंफर्म करने के लिए वो उसे एक्सरे करते हैं और एक्सरे करने के बाद में जब वो उस एक्सरे को देखते हैं तो उनका शक सही होता है, लाश की एक उंगली कटी हुई होती है। डॉक्टर धनंजय के लिए ये केस कोई नया नहीं है, ऐसे ही 2 केस इससे पहले भी आ चुके हैं जिसमें कातिल ने सेम तरीके से ही हत्या को अंजाम दिया है और कटी हुई उंगली उनको नहीं मिलती है। डॉक्टर धनंजय अब अपनी टीम को बुलाते हैं और अपनी टीम के साथ डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास इससे पहले 2 केस और आ चुके हैं और जिसमें सेम प्रोसेस से ही कातिल ने हत्या को अंजाम दिया है। इसमें क्या कनेक्शन हो सकता है वो अपने सब साथी लोगों से ये डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करो, ज़रूर इसमें कोई क्लू मिलेगा जिससे हम ये हत्याओं की जो गुत्थी है इसको आसानी से सुलझा सकते हैं। आगे की कहानी आपको दूसरे पार्ट में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।